हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखे थे एल्गे के बारे में, और अपन ने पहली क्लास उसकी क्लोरोफाइसिए यानी ग्रीन एल्गे के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और अपन आज पढ़ते हैं फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए यानी ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फियोफाइसिए। फियोफाइसिए के बारे में, ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये जो एल्गे होते हैं, इनको ब्राउन एल्गे भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। तो हम इसके बारे में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करते जाते हैं और इनको लिखते भी जाते हैं। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गे। इनको ब्राउन एल्गे भी कहा जाता है। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज these algae contain pigments और जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। ये सारे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो इन एल्गे में पाए जाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अपन ने डिस्कस किया था, जो क्लोरोफिल होता है वो 9 तरह का होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। मतलब ये जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो क्लोरोफिल होते हैं या बाकी के जो पिगमेंट्स होते हैं वो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। इन असेसरी पिगमेंट्स का काम ये होता है कि ये क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन रोकते हैं, यानी उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और जो एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, वो क्लोरोफिल ए तक सप्लाई करते हैं। मतलब ये वाले एसेसरी पिगमेंट्स हैं और ये वाला मेन पिगमेंट है। अब ये जो एल्गे हैं, इनमें ये वाला जो पिगमेंट है जेंथोफिल, ये जेंथोफिल मेनली इनको कलर प्रोवाइड करता है, और जेंथोफिल के कारण, इसके कंटेंट के कारण, अमाउंट के कारण इनका कलर वेरी कर सकता है। पर मोस्ट ऑफ द जो एल्गे हैं वो ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइप के ही होते हैं। ये इसके कारण होते हैं, मेनली जेंथोफिल के कारण। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। ड्यू टू द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल, और जेंथोफिल में भी एक इनमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसको अपन कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। These appear brown in color। ठीक है, जेंथोफिल जो होता है वो पिगमेंट, मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट है इसका, और फ्यूकोजेंथिन इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके कारण इनका कलर ब्राउन होता है। ब्राउन के अलावा कुछ और कलर जैसे ऑलिव ग्रीन वगैरह भी इसमें देखने मिलता है, तो वो भी फिर वो ब्राउन एल्गे के ही कैटेगरी के मेंबर्स हैं। ये जो ब्राउन एल्गे के मेंबर्स होते हैं, ये फियोफाइसिए के जो मेंबर्स होते हैं, ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो दीज आर फाउंड mainly in marine water। ये एल्गे मैराइन वाटर में भी होते हैं, मेनली मैराइन वाटर में होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में हो सकते हैं पर ये मेनली मैराइन वाटर में होते हैं। अब इसके अलावा
ये जो ब्राउन एल्गे होते हैं इनका अलग अलग फॉर्म्स और शेप या साइज देखा जाता है। दे वेरी इन देयर शेप्स एंड फॉर्म्स। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो कई बार सिंपल मैनर में होती है और या तो कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। दे मे बी सिंपली ब्रांच्ड लाइक इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में सिंपल ब्रांच होते हैं और कुछ और भी एग्जांपल हैं जो बड़े साइज के होते हैं जिनको हम कैल्प कहते हैं, उनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग देखी जाती है। बट आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एज इन कैल्प्स। कैल्प्स में प्रोफ्यूज ब्रांचिंग देखी जाती है, ब्रांचिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैल्प एक कैटेगरी है ब्राउन एल्गे के अंदर जिसमें बड़े साइज के एल्गे होते हैं, मतलब ये 100 मीटर तक पहुंच सकते हैं पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस। हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, कैल्प जो होते हैं वो पानी में 100 मीटर तक पहुंच सकते हैं। रीच अप टू 100 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। नेक्स्ट, इसमें जो फूड मटेरियल ये स्टोर करते हैं उसको अपन कहते हैं लेमिनेरिया और मैनिटोल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। दे स्टोर फूड मटेरियल in form of laminaria or laminarian mannitol. It is a form of carbohydrate. तो ये कुछ POFICA के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। POFICA को ब्राउन एल्गे भी कहा जाता है। ये जो एल्गे होते हैं इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल लगभग सारी कैटेगरी में होता है। एल्गे जो मोस्टली होते हैं उनमें, रेड एल्गे में थोड़े चेंज हमको देखने मिलते हैं। इसमें जेंथोफिल के अमाउंट के कारण, और जेंथोफिल भी कौन सा, फ्यूकोजेंथिन, इसके अमाउंट वेरी करने के कारण इनका कलर वेरी हो सकता है। इसके बाद ये जो मेनली एल्गे का जो हैबिटेट है ये मेनली मैराइन वाटर में देखे जाते हैं। इनका शेप और फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं और प्रोफ्यूज ब्रांच भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, सिंपल ब्रांचिंग देखी जाती है एक्टोकार्पस में और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग देखी जाती है कैल्प में। कैल्प इसके अंदर की एक कैटेगरी है। कैल्प में बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स, बड़े साइज के ब्राउन एल्गे हम इसमें देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। ये इनकी जो पानी में जो पाए जाते हैं ये 100 मीटर तक पहुंच सकते हैं, कैल्प की खासियत होती है। इसके अलावा ये जो फूड मटेरियल स्टोर करते हैं वो लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्राउन एल्गे के। आगे के हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम जानते हैं कि एल्गे जो होती है उसकी जो बॉडी होती है उसको अपन थैलेस कहते हैं। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। पर यहाँ पे ये जो ब्राउन एल्गे है इसमें कुछ थोड़े से स्ट्रक्चर्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। मतलब इसकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको रूट सबस्ट्रेट से जुड़ने में मदद करते हैं। कुछ इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं और कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, बॉडी ऑफ algae is differentiated
into होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो एल्गे को सबस्ट्रेट से जुड़ने में मदद करता है, यानी इट अटैचेस विथ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से ये अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे रूट्स का काम होता है वैसे यहां पे होल्ड फास्ट का काम होता है। दूसरा, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है स्टाइप। स्टाइप जो होता है वो स्टेम के जैसा, यानी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें कुछ पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनको अपन कहते हैं फ्रॉन्ट्स एंड फ्रॉन्ट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लीफ लाइक हैं, यानी इनकी बॉडी में एक्चुअल रूट स्टेम लीफ तो होते नहीं है और उसकी जगह ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर इनकी बॉडी में ये वाला जो पार्ट है, ये जो सॉइल से अटैच करने में मदद कर रहा है, इसको हम कहेंगे होल्ड फास्ट। ये बीच वाला स्ट्रक्चर स्टाइप और ये ऊपर वाला फ्रॉन्ट। इस तरह से जैसे रूट स्टेम लीफ होते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनसे कम डेवलप होते हैं होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। कुछ बड़े फॉर्म्स अगर देखें अगर हम, तो बड़े जो फॉर्म्स होते हैं एल्गे के, उसमें एयर ब्लैडर होता है। ये जो एयर ब्लैडर होता है ये बायंसी प्रोवाइड करता है, एल्गे को फ्लोट करने में मदद करता है। तो सम लार्जर फॉर्म्स कंटेन एयर ब्लैडर which provide buoyancy। ये buoyancy का काम करता है, यानी फ्लोट करने में मदद करता है। हम जानते हैं एल्गे की जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो भी एल्गे हम पढ़ेंगे उसमें सेल्यूलोज एक वॉल तो होगी, क्योंकि ये प्लांट की कैटेगरी का मेंबर है। अब सेल्यूलोजिक वॉल के साथ साथ इसमें एक ऊपर कवरिंग होती है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड। और ये जो हाइड्रोकोलॉइड होता है इसका नाम जो इसमें पाया जाता है वो है एल्जिन। हाइड्रोकोलॉइड की खासियत होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इनकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, जिसके कारण इनके अलग अलग जगह पे यूजेस देखे जाते हैं। तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गे contain cellulose which is covered by thin layer of hydrocolloid called एल्जिन। इस हाइड्रोकोलॉइड का नाम है एल्जिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्जिन किससे मिलता है, मतलब एल्जिन का सोर्स क्या है। तो आंसर है फियोफैसे और ब्राउन एल्गे। ये जो एल्जिन होता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेल जो मेनली देखी जाती है, ये होती है प्लास्टिड, वैक्यूल और न्यूक्लियस। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि आपको प्रोटोप्लास्ट का मतलब नहीं पता हो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल को रिमूव कर दें,
देखिए मेम्ब्रेन, अगर जो मेम्ब्रेन्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। जब हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर की तरफ उसका कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, और ऊपर उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। क्योंकि सेल वॉल हम हटा चुके हैं तो बचेगा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें हम मेंशन यहां पे कर देते हैं कवरिंग ऑफ लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर है और इसमें ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। अंदर जो कंटेंट है वो सारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्लास्टिड हमें पता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गेनल्स होती हैं और न्यूक्लियस मास्टर सेल है यानी सारी सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होती, इनके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं होल्ड फास्ट, जिससे ये अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेट से। इस टाइप ये स्टॉक लाइक यानी स्टेम के जैसे होते हैं, और फ्रॉन्ट्स ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक एग्जांपल के फॉर्म में जो डायग्राम अपन ने समझा है यहाँ पे। कुछ इसमें बड़े फॉर्म्स जो होते हैं उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और ये एयर ब्लैडर बायंसी प्रोवाइड करता है। बायंसी मतलब फ्लोट करने की प्रॉपर्टी। इनमें जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें एक कवरिंग होती है जिसको अपन कहते हैं एल्जिन। एल्जिन जो है ये हाइड्रोकोलॉइड है। हाइड्रोकोलॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ऊपर से, और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होती हैं ये तीन, प्लास्टिड, वैक्यूल और न्यूक्लियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसमें जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स आर पियर शेप्ड। इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं और इन गैमीट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इसमें दो होते हैं और दोनों लेटरल होते हैं, मतलब किनारे से बॉडी में जुड़े रहते हैं। विथ टू लेटरल फ्लैजिला। अब इसमें जो गैमीट बन रहे हैं और जो स्पोर्स बन रहे हैं बेसिकली उनमें ये प्रेजेंट है, लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट है, और जिसके कारण ये मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ब्राउन एल्गे में रिप्रोडक्शन तीन तरह से ही देखा जाता है। इसमें एक मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन को पता है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के थ्रू होता है और सिंपली स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है ये होता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। इसमें जो मेन है वो ऊगेमस टाइप है। चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, चाहे वो क्लोरोफाइसियम में या फियोफाइसियम में या रोडोफाइसियम में, तो ऊगेमस मोस्ट डेवलप्ड मेथड होता है एल्गे में। इसके एग्जांपल्स जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखने, एक्टोकार्पस, दूसरा लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस
सार्गसम। ये एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, चाहे क्लोरोफाइसिए के हो, चाहे फियोफाइसिए के, चाहे रोडोफाइसिए के। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फियोफाइसिए और ब्राउन एल्गे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रोडोफाइसिए। इन्हें हम रेड एल्गे भी कहते हैं, और इसमें मेनली रेड कलर जो होता है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण ही होता है। तो इसमें हम पिगमेंट्स के बारे में लिखते हैं। पहली बात तो लिख लेते हैं कि इसको रेड एल्गे भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड एल्गे। इनको रेड एल्गे भी कहा जाता है। दूसरा, कंटेन पिगमेंट्स इनमें जो पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, फिर क्लोरोफिल डी। ध्यान रखना कि क्लोरोफाइसिए में, ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए और बी, फिर ब्राउन एल्गे में ए और सी, और फिर इसमें डी। ए तो सब में कॉमन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हैं दैट इज आर फाइको एरिथ्रिन। इसके अलावा आर फाइको साइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है इसके। इसमें जो आर फाइकोएरिथ्रिन होता है ये मेन पिगमेंट है इसका, मतलब रेड कलर जो होता है इस एल्गे का वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण ही होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन in more amount, these algae appear red in color। पिगमेंट तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट है, पर इसके कारण मेनली कलर होता है, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बाकी ये असेसरी पिगमेंट जो इसको सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, और कुछ फॉर्म्स में तो काफी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। दीज आर मल्टी सेल्यूलर and some shows complex body organization। इसके मेंबर्स, रोडोफाइसिया के मेंबर्स भी मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनकी हैबिटेट अगर देखें तो जनरली इन मैराइन वाटर, मैराइन वाटर में यानी सॉल्टी वाटर में इनका प्रेजेंस काफी देखा जाता है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसे एल्गे होते हैं जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, साथ साथ पानी में कई बार मतलब काफी नीचे तक, काफी डेप्थ तक ये देखे जाते हैं। यानी अगर तीनों कैटेगरी की बात करें तो रेड एल्गे फियोफाइसिए के ही मेंबर्स हैं जो डेप्थ में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इनसे ज्यादा डेप्थ में ना ब्राउन एल्गे होता है ना ग्रीन एल्गे होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। These are present on water surface as well as in depth of sea। मतलब काफी ज्यादा गहराई में जो अगर मेंबर्स होते हैं तो रेड एल्गे के, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है।
इसके अलावा फूड मटेरियल जो ये स्टोर करते हैं ये होते हैं, दे स्टोर फूड मटेरियल in form of फ्लोरिडियन स्टार्च। देखिए चाहे कोई भी हम कैटेगरी पढ़ें हमें ये पॉइंट्स तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, मतलब इसको आप पढ़ लें बार बार पढ़ें तो ये रिवाइज होता रहेगा तो आपको याद रहेगा, समझने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको याद रखने के लिए आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो फूड मटेरियल जो इसमें पाया जाता है वो है फ्लोरिडन स्टार्च। जैसे हमने बात की थी इससे पहले वाली कैटेगरी में POFICA में कि सेल्यूलोज के साथ साथ कुछ कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है जिसको अपन ने एल्जिन नाम दिया था जो कि हाइड्रोकोलॉइड था। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, यहाँ पे भी एल्जिन जैसे सब्सटेंस यानी हाइड्रोकोलॉइड ही पाए जाते हैं, तो ये कुछ अलग नाम है यहाँ पे। दे कंटेन भी कह सकते हैं, ये बनाते भी हैं, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स like agar, केराजिन एंड फिनोरी, ये तीन ऐसे हाइड्रोक्लोराइड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगार तो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कल्चर फॉर्म में, यानी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई जाती है तो वहाँ पे अगार यूज करते हैं। ऐसे ही केराजिन और फिनोरिन के अलग अलग यूजेस हैं। जो हाइड्रोक्लोराइड हमने देखे अगार, केराजिन और फिनोरी, इसमें अगार जो होता है वो बेसिकली दो जो रेड एल्गे हैं दैट इज ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इससे ऑब्टेन होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, agar is obtained from Gracilaria and Gelidium। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगार का जो यूज होता है ये अभी अपन जब एल्गे के यूजेस देखते हैं तब वहां पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें रिप्रोडक्शन, रेड एल्गे में जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी तीन तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव मेथड से, वेजिटेटिव मेथड जैसे हमें पता है बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा मेथड एसेक्सुअल, यहां पे इनके जो गैमीट्स होते हैं यानी जो स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम लिख लेते हैं बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्लोरोफाइसिया के मेंबर थे वो मोटाइल स्ट्रक्चर को कैरी करते थे, जो ब्राउन एल्गे के मेंबर थे फियोफाइसिया के वो भी मोटाइल स्ट्रक्चर को कैरी करते थे, पर यहां पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी वैसे ही होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, और इसमें जो मेन टाइप होता है वो ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ये ऊगैमस है, ये मेनली मतलब इनमें देखा जाता है। तो ये इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो एग्जांपल में ग्रेसिलेरिया, दूसरा जेलिडियम, पोरफायरा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये अपन ने खत्म किया रोडोफाइसिया। अब हम देखते हैं कि एल्गे के यूजेस क्या क्या है, किस तरह से कहाँ इसका एप्लीकेशन देखा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे।
एल्गे का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये है फोटोसिंथेसिस की। हमें पता है एल्गे जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी है वो एल्गे के द्वारा काफी सारी की जाती है। देखिए वर्ल्ड में जितना कार्बन प्रेजेंट है उसमें 50% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, किसी शुगर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें एल्गे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा क्योंकि एल्गे मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये पानी में रहने के बावजूद वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हो जाती है और वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि मेनली एल्गे के कारण ही होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें पहला तो ये कि हाफ ऑफ द कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर is fixed through photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू हाफ ऑफ द कार्बन फिक्स होती है। इसके अलावा एल्गे जो हैं ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। और ये रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन के थ्रू यूज की जाती है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस में इनका रोल। नेक्स्ट सेकंड इसका इनका रोल है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब जो इनिशियल लेवल होता है फूड चेन का, वहां पे इनकी पोजीशन होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो चीजों को बनाते हैं। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होने के कारण फूड चेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये कई जगह एडिबल फॉर्म में भी होते हैं, मतलब फूड सप्लीमेंट के रूप में इनको यूज किया जाता है। फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में जो हम यूज करते हैं ऐसे, इसमें कुछ स्पीशीज हैं जैसे लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस और पोरफायरा, सार्गेसम एंड अबाउट 70 species of algae। एल्गे मतलब जो मेनली मेराइन एल्गे होते हैं उनकी, मतलब इनके अलावा कुछ और भी स्पीशीज हैं जो कि एडिबल होती हैं। यहां पे ये सारे फूड सब्सटेंसेस के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये कुछ ऐसे एल्गे हैं जो कि प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। क्लोरेला के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो लिख लेते हैं इसको, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना is used as protein supplement by space travelers। मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में हम इसको नॉर्मली भी यूज करते हैं, और स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो क्लोरेला को साथ में लेके जाते हैं एज अ फूड सोर्स। तो ये फूड सप्लीमेंट के रूप में। चौथा इंपॉर्टेंट है इसका जो रोल देखा जाता है,
ये है आयोडीन का सोर्स। आयोडीन सोर्स में जो लेमिनेरिया होता है वो इसमें यूज किया जाता है बेसिकली। लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आर सोर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ये दो ऑर्गेनिज्म से आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड अभी अपन ने बात की थी, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। और इसमें जो अपन ने नाम पढ़े थे अगार, कराजीन और फिनोरी, ये सब इंपॉर्टेंट हाइड्रोकोलॉइड है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो अगार है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। अगार जो होता है ये आइसक्रीम्स में यूज होता है, मतलब एज अ थिकनिंग मटेरियल यूज होता है। इसके अलावा इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है। इट इज यूज्ड एज कल्चर मीडियम फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ के अलावा ये आइसक्रीम्स वगैरह में भी यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एल्गे के जो भी यूजेस होते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं। ये एक्चुअल ओवरऑल एल्गे से रिलेटेड है। एल्गे की स्टडी को अपन फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गे, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी थे फ्रिश। फादर ऑफ फाइकोलॉजी ये थे फ्रिश। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रेड एल्गे होते हैं, ये रेड एल्गे में जो पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन एब्सॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट, ब्लू ग्रीन पार्ट और ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ सनलाइट एंड रीचेस टू मैक्सिमम पार्ट ऑफ और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सी। यानी आर फाइकोएरिथ्रिन जो होता है ये सनलाइट में जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो इजीली डेप्थ तक पहुंच सकता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आर फाइकोएरिथ्रिन एब्सॉर्ब ब्लू ग्रीन wavelength of sunlight and reaches to depth of the sea। यानी पानी में बहुत नीचे तक ये पहुंच सकते हैं इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। एक लास्ट पॉइंट है, जो अटलांटिक ओशन होता है, अटलांटिक ओशन जो है वहां पे सार्गसम काफी ज्यादा नंबर में डिवीजन फॉर्म में देखा जाता है, यानी बहुत सारे एल्गे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अटलांटिक ओशन के कुछ पार्ट को जहां पे एल्गे की ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी जाती है उसको सार्गसू सी भी कहते हैं। तो सार्गसू सी अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है जहां पे सार्गसम बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो एल्गे के बारे में अपन ने देखा, तीनों कैटेगरीज, तीनों क्लासेस अपन ने पढ़ ली। अब हम देखते हैं प्लांट में जो लाइफ साइकिल होती है किस तरह की होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांट लाइफ साइकिल।
इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन टर्म्स हमको समझने पड़ेंगे। एक टर्म होता है गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट मतलब होता है जो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है। एक होता है गैमिटोफाइट जो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, एक होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब ऐसी बॉडी जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी गैमिटोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी स्पोरोफाइट। अब किसी में गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी डोमिनेंट होती है तो किसी में स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी डोमिनेंट होती है। इसके बेस पे लाइफ साइकिल को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। पहला एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेजर पार्ट होता है ये वाला गैमिटोफाइट वाला होता है। मेजर पार्ट गैमिटोफाइट होता है। देखिए बेसिकली जो गैमिटोफाइटिक बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है जो जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिप्लॉइड होता है। तो जो नाम है यहाँ पे, जैसे ये हैप्लॉन्टिक है तो इसमें गैमिटोफाइट वाला पार्ट मेन होगा, तो अपन यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं गैमिटोफाइट। फिर यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस होगा। अब गैमिटोजेनेसिस के बाद गैमीट्स बनेंगे और उन गैमीट्स में आपस में फ्यूजन होगा। फ्यूजन जो होता है उसको अपन कहते हैं सिनगैमी। ये जो फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है ये होता है सिनगैमी। फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो कि स्पोरोफाइटिक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट के बाद फिर यहाँ पे मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद बनेंगे स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोर्स फिर वापस डेवलप होके गैमिटोफाइट बनाएंगे। तो ये साइकिल होती है, इसको अपन कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेजर पार्ट होता है ये गैमिटोफाइट वाला होता है। गैमिटोफाइट में गैमिटोजेनेसिस हुआ, गैमीट्स बने, फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली वापस उसने गैमिटोफाइट फिर से डेवलप कर लिया। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें जो गैमिटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मेन बॉडी है, डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है और फोटोसिंथेटिक होता है। तो गैमिटोफाइट इसका डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। अब जो इसका स्पोरोफाइट है, ऊपर वाला पार्ट, ये जो स्पोरोफाइट है ये एक सेल बना रहा है जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब है यहाँ पे एक सेल बन रही है जिसको अपन जाइगोट कह रहे हैं। और क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, ये डोमिनेंट पार्ट तो है नहीं और ये डिपेंड करता है गैमिटोफाइट के ऊपर।
फॉर न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसका मतलब जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, some species of Chlamydomonas। कुछ स्पीशीज क्लामाइडोमोनास की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहां पे नाम से इंडिकेटेड डिप्लॉन्टिक यानी डिप्लॉइड फेज यहां पे डोमिनेंट होगा। तो अगर हम साइकिल देखें तो इसमें जो मेजर पार्ट है ये वाला पार्ट जो छोटा हो गया इसको अपन ये गैमेटोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स के बाद फिर सिनगैमी होगी। तो यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं सिनगैमी। सिनगैमी के बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट फिर फाइनली मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये स्पोर फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही साइकिल है, बस यहां पे डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो गया। तो यहां पे जो गैमेटोफाइट है ये गैमेटोफाइट यहां पे डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट और जो स्पोरोफाइट है ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है डोमिनेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है मतलब ये खुद अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये डिपेंडेंट होता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस बहुत कम या ना के बराबर ही करता है। वो टोटली इस पे डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। एग्जांपल अगर इसके देखें तो एग्जांपल में फ्यूकस और सम सीड बियरिंग प्लांट्स ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। थर्ड टाइप जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक वो दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। थर्ड पार्ट है हैप्लो डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें साइकिल को अगर समझें तो अब इसमें दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं। मतलब कुछ इस तरह से, मतलब जितना पार्ट ऊपर वाला होता है उतना ही पार्ट नीचे वाला भी होता है। ये वाला पार्ट हो गया गैमेटोफाइट और ऊपर वाला पार्ट हो गया स्पोरोफाइट। जाइगोट मतलब स्पोरोफाइट। प्रोसेस सेम होगा, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से सिनगैमी, सिनगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन और फिर फाइनली स्पोर्स का फॉर्मेशन और स्पोर्स से फिर वापस गैमेटोफाइटिक बॉडी। अब इसमें कुछ केसेस अपन देखते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को लेके बेसिकली। पहले तो हम देखते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब हम कंपेयर करते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब फर्स्ट केस में अपन देखते हैं इन ब्रायोफाइट्स के लिए ब्रायोफाइट के केस में जो गैमेटोफाइट होता है
वो डोमिनेंट होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि गैमेटोफाइट जो होता है इसका, ये डोमिनेंट होता है, इरेक्ट, थैलोइड और इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब फोटोसिंथेसिस शो करेगा। जबकि स्पोरोफाइट जो होता है ये मल्टी सेल्यूलर, शॉर्ट लिव्ड, पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मल्टीसेलुलर होता है, कम समय के लिए सरवाइव करता है, पार्शियली या टोटली पूरी तरह से या कुछ पार्ट इसका डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। और ये बेसिकली जो फंक्शन इसका देखा जाता है ये एंकरेज के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। ये स्पोरोफाइट के केस में देखते हैं। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स के लिए। टेरिडोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफाइट होता है ये मल्टीसेलर होगा, ये सेपरोफाइटिक होता है और ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है। यानी कुछ केस में ये अगर सेपरोफाइट होगा तो ये डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट पे, और अगर ये ऑटोट्रोफिक होगा तो किसी कोई डिपेंडेंसी नहीं देखी जाती। और इसका स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है, मल्टी सेल्ड होता है और वेस्कुलर बॉडी होती है। वेस्कुलर बॉडी मतलब वेस्कुलर टिश्यूज इसमें कुछ देखी जाती हैं। वेस्कुलर टिश्यू मतलब ऐसी टिश्यू जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये टेरिडोफाइट्स के केस में और ये ब्रायोफाइट के केस में ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में।